शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात रक्षाबंधन की। ये त्यौहार अब से कुछ ही घंटों के बाद देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही इसकी रौनक देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आने लगी है। बाजारों में इस वक्त अच्छी खासी भीड़ है। महिलाएं भाइयों के लिए राखियां खरीदने पहुंची हैं, जबकि सरहद पर तैनात जवानों को राखी बांधने की शुरुआत हो चुकी है। और तो और मंदिरों में भी भगवान को राखी बांधने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जेलों में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की तैयारी की गई है। कि हम इतने दूर घर से हैं, तो हमें भी बहनों की याद आती है। तो एक इस कमी को पूरा करने के लिए जो मेरी छोटी बहनें आई हैं आज, और उन्होंने हमें रक्षाबंधन का त्यौहार में जो रुचि दिखलाई, उसके की प्रोग्राम की बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे सारे जवान बहुत खुश हैं। उन्होंने एक मनोरंजक गेम भी खिलवाए काफ़ी सारे हम सभी के बीच में, और एप्रिसिएट किया, एंटरटेन किया, ड्यूटी से हट के कुछ अलग किया आज हमने, तो अच्छा लगा। जो यहाँ पर सरहद पर खड़े जवान हैं वो अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं, और हमने कोशिश की है कि हम उन्हें रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पे उन्हें अपनी बहनों, भाइयों और अपनी फैमिलीज की याद आती है, तो हमने कोशिश की है कि हम उनकी इस कमी को पूरा कर सकें। फिरोजपुर की तरह ही बिहार के दानापुर में भी छात्राओं और स्वास्तिक परिवार की बहनों ने बिहार रेजिमेंट सेंटर के जवानों की कलाई पर राखी बांधी। साथ ही छात्राओं ने जवानों को राखी के साथ शुभकामना संदेश वाले कार्ड भी दिए। जवानों की कलाई पर बंधने वाला ये धागा सिर्फ राखी नहीं, बल्कि पूरे देश की हिम्मत, विश्वास और आशीर्वाद का प्रतीक है। ये स्नेह सैनिकों को कठिन से कठिन हालात में देश की रक्षा करने का हौसला देता है। हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि सैनिकों को राखी बांधने का, अपना अफेक्शन को शो करने का, एंड बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ था हमारे लिए ये कि कैसे वो बॉर्डर पर रहते हैं एंड हम अपने रिस्पेक्ट उनको शो करते हैं। यहाँ पर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मैंने कभी एक्सपीरियंस तो नहीं किया था, बट यहाँ पर आए सारे फौजियों के साथ रहना मुझे अच्छा लगा बहुत। ये एक तरह से देखें तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि हम लोग जैसे बॉर्डर पर हम लोग के जैसे सैनिक है वो अपनी बहनों के पास नहीं जा पाते, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम वहाँ के लोगों को राखी बांध सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा। रक्षाबंधन का ये त्योहार देश के अलग अलग मंदिरों में भी मनाने की तैयारी कर ली गई है। सुबह शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के बाद भक्त भगवान को राखी बांधी जाएगी। ऐसी ही एक विशाल राखी चंडीगढ़ सेक्टर 40B में मौजूद श्री हनुमंत धाम के लिए तैयार की जा रही है। यहाँ इस बार 32 फीट ऊंचे वीर हनुमान जी के लिए 12.25 फीट की राखी तैयार की जा रही है। इस विशाल राखी को तैयार कर रही मीना तिवारी ने बताया कि ये राखी पूरी तरह इको फ्रेंडली है। 32 फुट के हमारे वीर हनुमान जी हैं, उनकी कलाई पर रखड़ी बांधने के लिए हम भी एक कम से कम पहले 1 महीना तो प्लानिंग करते कि क्या बनानी, कैसे बनानी है, और हमें हमारे ये 12-15 दिन तो हम इस आप देख रहे हैं कि राखी को बनाने में हम लग जाते हैं। हमारी बहनें कम से कम रोज़ 5-6 घंटे तो रोज़ लगाती हैं। जैसे सुबह ही आ जाती है और लंच वगैरह हम यही करते हैं, अपना घर से लेकर आते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से इको फ्रेंडली राखी हम लोग बनाते हैं। वहीं रक्षाबंधन का ये त्योहार हर साल देश की जेलों में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल भी इसकी तैयारी की गई है।
यूपी के गाजियाबाद की जेल में ये तैयारी देखने को मिली, जहां जेल में बंद कैदियों ने राखियां तैयार की हैं, जिन्हें करीब 15,000 बहनों तक पहुंचाया जाएगा। राखी तैयार करने से लेकर उसकी सजावट और पैकिंग तक हर काम में कैदियों की मेहनत और हुनर साफ नजर आता है। आप ये राखियां देख रहे हैं, लगभग 15,000 राखियां इन कैदियों ने अपने हाथों से तैयार कर दी हैं। जब आप कोई राखी खरीदते हैं बाहर तो उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कि किसने बनाया। इन राखियों पर भी लिखा है। इन राखियों को आप उठाएंगे तो इनके रैपर पर लिखा हुआ है बंदियों द्वारा निर्मित उत्पाद, जिला कारागार गाजियाबाद। इन राखियों को 18 पुरुष और 11 महिला कैदियों ने मिलकर तैयार किया है और अब जेल के बाहर ही इस तरह से स्टॉल लगाकर इन राखियों को रखा गया है। अगर कोई भी बहन मिलने आती है अपने भाई से रक्षाबंधन पे तो वो यहाँ से इन राखियों को खरीद सकती है। कीमत बहुत कम रखी गई है, महज 10 रुपए की ये एक राखी है और यहाँ से खरीद कर ही वो महिलाएं अंदर जाकर अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। इस पहल का मकसद सिर्फ त्योहार के लिए राखियां तैयार करना नहीं, बल्कि कैदियों को हुनर से जोड़ना और समाज की मुख्य धारा में लौटने का मौका देना भी है। कभी जिन हाथों पर अपराध का दाग लगा था, आज वही हाथ भाई बहन के प्यार का प्रतीक तैयार कर रहे हैं। डासना जेल सुप्रिंटेंडेंट सीताराम शर्मा जी मेरे साथ में है। सर, बहुत ही शानदार पहल की। कैदियों को हम सोचते हैं कि जो जेल के अंदर गया वो किसी काम का नहीं रहा, लेकिन उनको लगातार एक्टिव रखना, किसी न किसी काम में लगाए रखना बड़ी अच्छी बात है। इन कैदियों को कितने दिन पहले ट्रेनिंग दी गई, कितने दिन की ट्रेनिंग दी गई और फिर कैसे काम शुरू हुआ? देखिए, कारागार की संकल्पना सुधार गृह के रूप में है और यहाँ व्यक्ति जिन परिस्थितियों में भी आया, जाने अनजाने उससे कोई भी सामाजिक वैधिक मानदंडों का उल्लंघन हुआ, उसके बाद वो यहाँ कारागार में है तो वो खुद को और बेहतर बना पाए। और जो उद्देश्य होता है कारागार का ये है कि वो लाइबिलिटी बन गया समाज पर, जब बाहर जाए तो लाइबिलिटी ना रहे, एक एसेट बन के जाए। इसी क्रम में उनके जो मानव तत्व है उसको उभारना हम लोग का काम होता है और उनकी टैलेंट को देखना, कौन किस काम में इंटरेस्टेड है। तो अभी चूँकि राखी का त्यौहार था यहाँ, तो राखी बनाने के लिए कुछ बंदियों का चयन किया गया जो इच्छुक थे। तो इस तरह 18 पुरुष बंदी और 11 महिला बंदियों को प्रशिक्षण दिलाया गया विगत माह। आज रक्षाबंधन का दायरा केवल सगे भाई बहन तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दोस्तों और समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। देश के अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें यही संदेश दे रही हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया, फिरोजपुर से अक्षय कुमार, मनेर से मनोज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात उस धार्मिक यात्रा की जिसका समापन अब से कुछ ही घंटों बाद होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की, जिसके समापन की घड़ी नजदीक आ गई है। इस दौरान यात्रा के समापन से जुड़ी छड़ी मुबारक यात्रा सुबह अमरनाथ गुफा पहुंचने वाली है, जिसके बाद यात्रा का औपचारिक समापन रक्षाबंधन के दिन यानी कल होगा। शिवशंकर भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। जिस उत्साह और उमंग के साथ बाबा बर्फानी की यात्रा का श्री गणेश 3 जुलाई को हुआ था, ठीक उसी उत्साह और भक्तिभाव के साथ यात्रा का समापन अब से कुछ घंटों बाद होने जा रहा है। यात्रा के समापन के लिए श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से रवाना हुई छड़ी मुबारक यात्रा अब अपने मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिसकी ये सबसे ताज़ा तस्वीर है, जिसमें दशनामी अखाड़े के साधु संत भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए हाथों में पवित्र चांदी की गदा लेकर अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये छड़ी मुबारक यात्रा सालाना अमरनाथ यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए छड़ी मुबारक यात्रा शुरू होने से पहले दशनामी अखाड़े के शिविर में साधु संतों ने विशेष पूजा पाठ की।
इस साल की अमरनाथ यात्रा कल यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होने वाली है। इस बीच छड़ी मुबारक अब पंचतरनी पहुंच चुकी है। पंचतरनी में पूजा और रात के रुकने के बाद कल सुबह छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेगी और अमरनाथ गुफा में ही अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी। ये छड़ी मुबारक भगवान शिव की पवित्र चांदी की गदा है, जिसे शिव जी की अलौकिक शक्तियों का वाहक माना गया है। इसमें शिव की दिव्य उपस्थिति निहित मानी जाती है। ये भक्तों को आशीर्वाद, सुरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। यही वजह है कि इस पवित्र चांदी की गदा को साधु संत बहुत भक्ति भाव के साथ पवित्र गुफा तक ले जाते हैं और फिर वहाँ इसकी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन हो जाता है। देवता लोग पहले से छड़ी को लेकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी ऋषियों के साथ कैलाश में जाकर भगवान शिव की अर्चना करते थे और उनकी स्तुति करते थे। वही परंपरा आज भी प्राचीन ऋषियों के मत के अनुसार यहाँ पर प्रवाहित की जाती है और इसका मेन उद्देश्य सारे समाज, सारे मजहब, सभी जातियां, सभी देश इकट्ठे होकर एक सूत्र में बंधकर एक होकर बिना क्राइम के, बिना नफरत के, बिना किसी पाखंड के सभी जीवन व्यतीत करें। छड़ी मुबारक की ये यात्रा न केवल एक जरूरी धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भक्ति, समर्पण, एकता और कश्मीर की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक भी है, जिसे हर साल अमरनाथ यात्रा के समापन पर इसी भक्ति भाव के साथ निभाया जाता है। इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में करीब 4,80,000 तीर्थयात्री पहुंचे, जो एक रिकॉर्ड है। आखिरी यानी शुक्रवार को वो छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा में पहुंचेगी, जहां पर उस छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा की छड़ी के साथ श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत भी सफर कर रहे हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी। बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक गणपति मुंबई के दिव्य और भव्य गणेश पंडालों तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इनमें खेतवाड़ी की 11वीं गली में स्थापित होने वाले गणपति बप्पा की भी गिनती होती है, जिन्हें खेतवाड़ीचा, लंबोदर और मुंबईचा महाराजा के नाम से भी जाना जाता है। ये मंडल अक्सर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची मूर्तियां बनाने के लिए जाना जाता है। इस बार भी यहाँ भगवान गणेश नरसिंह अवतार में विराजमान हुए हैं, जिनकी ऊंचाई 47 फीट तक है। हर साल यहाँ बप्पा की मूर्तियों को बेहद अनोखे और भव्य रूप में तैयार किया जाता है। इस दौरान किसी देवी देवता के अवतार का रूप बप्पा को दिया जाता है। और संयम के प्रतीक बप्पा का अपने दिव्य और भव्य पंडालों में आगमन शुरू हो चुका है। मुंबई के सबसे ऊंचे गणपति का शुभागमन हो चुका है। गणेशोत्सव से करीब 15 दिन पहले से ही खेतवाड़ी 11वीं गली में गणपति बप्पा मौर्य का उद्घोष सुनाई देने लगा है। वहां लगातार भगवान गणेश के प्रति आस्था और अगाध प्रेम से जुड़ी भावनाओं का संचार हो रहा है। बप्पा के आगमन के दौरान भक्तों में भारी उत्साह दिखा और पूरा परिसर गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से गूंज उठा। मुंबई के सबसे ऊंचे गणपति के आस्था, भक्ति और आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। वैसे गजानन की भक्ति की कोई सीमा या परिधि नहीं है। खेतवाड़ी की 11वीं गली का मंडल अपनी भव्य और विशाल मूर्तियों के लिए पूरे मुंबई में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश उत्सव के लिए यहाँ विघ्नहर्ता की सबसे आकर्षक और विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है। हर वर्ष यहाँ बप्पा देवी देवताओं के अवतार के रूप में विराजमान होते हैं। इस बार विनायक की विशाल प्रतिमा को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में स्थापित किया गया है। यानी गजानन का ये स्वरूप उग्र होने के साथ ही दिव्य और भव्य भी है। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया,
अगले महीने यानी कि 14 तारीख से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश महाउत्सव यानी कि गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गया है, शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि हम हमेशा रोज ही अपनी खबरों में बताते हैं कि गणेश जी की जो ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं उन्हें पंडालों में लाने का काम भी शुरू हो गया है। इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है, इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर संहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा और अत्यंत भयंकर अवतार है, जिसमें उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का धारण किया था ताकि भक्त प्रहलाद को परेशान करने वाले हिरण्यकश्यप का वध किया जा सके। ऐसी परंपरा है कि मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन करने के बाद लाखों भक्त खेतवाड़ी की गलियों में बप्पा के अलग अलग रूपों के दर्शन करने जरूर आते हैं और यही वजह है कि हर साल बप्पा नए अवतारों में दिखते हैं। आस्था और भक्ति से जुड़ी ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हम लास्ट 25 साल से भी ज़्यादा हमें अनुभव हुआ है कि हम टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और लास्ट 5 साल से तो हम महाराष्ट्र में सबसे टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और उनका कंटिन्यू अवार्ड लेते हैं। और इसमें इस साल हमने नरसिम्हा अवतार बनानी है क्योंकि हम हर एक साल अलग अलग अवतार हम यहाँ पे दर्शाते हैं और उसे मैसेज देते हैं कि जो यहाँ पे भक्तगण दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में आते हैं तो उनको अलग अलग रूप यहाँ पे दिखाई दे। अच्छा, इसके पहले कौन से अवतार में बप्पा आ चुके हैं जिनके लिए आपने अवार्ड्स लिए हैं? उनके पहले आए हैं परशुराम अवतार आए हैं, फिर इंद्र अवतार बनाए हैं, फिर उसके बाद एक कल्की अवतार बनाए हैं। कल्की अवतार के बाद लास्ट ईयर स्वानंद देसाई जो गणपति का खुद मूल स्थान है, स्वानंद देसाई वो रूप में गणेश जी की विराजमान की थी। वो भी 45 फीट की थी, इस बार 47 फीट की है। यहाँ पे इस बार नरसिम्हा अवतार की मूर्ति बनाई। 47 फीट ऊंची प्रतिमा को अस्तित्व में लाना आसान कार्य नहीं था। निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिमा से जुड़ी कई बारीकियों का खास ख्याल रखा जाता है। इनमें गदा, त्रिशूल, चक्र और तलवार जैसे अस्त्रों का संयोजन शामिल होता है। जब मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति के हम लोग करीबन 25 साल से मैंने आपको कहा कि बड़ी मूर्तियां स्थापना करते। हम यहाँ पे ही हमारे नज़र के सामने ही मूर्ति बनाते हैं। हमारे मूर्तिकार है सुनील वराडकर जी। मैं और सुनील वराडकर जी 2 महीने से शुरुआत करते हैं और उसमें कि उसका बैलेंस कैसा रहता है, उनके शस्त्र, उनके जो बैलेंस रहता है उनको कैसे नियोजन करते हैं, उसमें सपोर्टिंग कैसे करते हैं, उसमें बहुत से रोल काम करते हैं। पहले कास्टिंग करते हैं, जो टीम रहती है पहले कास्टिंग की टीम काम करती है। कास्टिंग की टीम काम करने के बाद जॉइंटिंग करती है। जॉइंटिंग करने में वेल्डर की बहुत महत्व की भूमिका रहती है। उसके बाद जो आते हैं पॉलिश करने वाले जो टीम आती है, उसके बाद जो पॉलिशिंग करते हैं, उसके बाद कलर के काम करने वाले कलर की टीम आती है। कलर टीम करने के बाद ही मंडल को सौंपा जाता है। खेतवाड़ी की गलियों में स्थापित पंडालों की सजावट भी बहुत मशहूर है। यहाँ के पंडालों में आधुनिक लाइट और पौराणिक कथाओं की सुंदर सजावट की जाती है और इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए पंडाल की सजावट का विशेष ख्याल रखा जाता है। हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी थीम पर ही खेतवाड़ी की 11वीं लेन के गणपति पंडाल की सजावट होगी। और डेकोरेशन भी नरसिम्हा अवतार से ही आसपास के संबंधित होगा। हाँ जी, नरसिंह अवतार के जो रिलेटिव्स जो भी है हिरण्यकश्यप और उनके जो वध किया था उस रिलेशंस में ही हम लोग यहाँ पे डेकोरेशंस करेंगे। भगवान गणेश के नामों का स्मरण करने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। गणेशोत्सव में 20 दिन से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में हर मूर्तिकार की तरफ से गणेश प्रतिमाओं को अलग रूप दिया जा रहा है।
आप बताएं, बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, आपकी व्यस्तता चल रही है, कैसा चल रहा है आपका? बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। अच्छा, तो कितनी अभी तक गणेश जी की प्रतिमाएं आप बना चुके हैं, जो पंडालों में आपने भेज भी दिया है, और थोड़ा बताएं डिटेल। काफी कम मूर्ति अभी तक निकली है, मतलब एक टेलर ही हुआ, शुरुआत हुई है अभी। इस संडे से ज्यादा के आगमन शुरू हो जाएंगे। ये संडे, अगला संडे, ये 2 संडे काफी जरूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और अभी ये 2 संडे में काफी सारी मूर्तियां, जो मुंबई की बड़ी बड़ी मूर्तियां, बिगेस्ट पंडाल है, उनके आगमन शुरू हो जाएंगे। अभी इस समय पंडाल में भी होंगी बहुत सारी मूर्तियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। कई सारी मूर्तियां हैं, मतलब मुंबई के बिगेस्ट मंडल जो है उनकी मूर्तियां अभी ये संडे, अगले संडे जाने बाकी। थोड़ा सा 2-4 नाम बताएं ताकि लोग आकर के इंतजार करें, मूर्ति निकले तो लोग वहाँ पे शामिल हो। कौन से वो बड़े मंडल है? परेल वर्कशॉप से मुंबई के दिग्गज मंडल है, उनकी मूर्तियां जाना बाकी है। जैसे चिंतामणि हुआ, गंधराज हुआ, धावी खेतवाड़ी गली, 10वीं गली, ओम तांडव हुआ, ऐसे बिगेस्ट मंडलों की मूर्तियां अभी तक यहाँ से जाना बाकी है। अच्छा, अभी बहुत ही कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या सबकी मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं? और उस मूर्तियां तैयार है और बाकी मूर्तियों का काम चल रहा है। कितने समय तक आप काम करते हैं और कितने लोगों के साथ कर रहे हैं? अभी 24 घंटे काम चल रहा है। मुंबई के परेल में गणेश प्रतिमाओं से जुड़ा एक परिसर मौजूद है, जिसे मुंबई का सबसे बड़ा गणपति वर्कशॉप कहा जाता है। मूर्ति कला के इस सबसे बड़े और ऐतिहासिक केंद्र में मुंबई के सबसे मशहूर पंडालों के लिए विशालकाय और भव्य मूर्तियां तैयार होती हैं। और यही वजह है कि इन मूर्तियों से जुड़ी इस कार्यशाला में 24 घंटे काम चल रहा है। 14 सितंबर से 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश से सुख, शांति के आशीर्वाद की कामना की जाती है। पूरे विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। बप्पा के भक्त अपने आराध्य की पूजा के साथ बप्पा के गुणों और उनकी तरफ से मिलने वाले संदेश को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग स्वरूपों में गौरी नंदन अपने भक्तों की राह में आने वाले विघ्न को हरने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिन्हा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।